प्यारे बालकों, अपने पहले चैप्टर में जो मूल अवधारणाएं थी उसमें न्याय और शक्ति, सत्ता, वैधता को पढ़ा। अब अपन आज खंड ब में जो पहला टॉपिक, पहला लेसन है, भारत के संविधान की प्रमुख विशेषताएं, ये चैप्टर अपन पढ़ने जा रहे हैं, इसका अध्ययन करेंगे आज। इसमें सबसे पहले जो दिया गया है टॉपिक का नाम संविधान की प्रमुख विशेषताएं। विशेषताओं को पढ़ने से पहले अपन अपने संविधान, जो भारत का संविधान है, उसकी प्रारंभिक जानकारी के तौर पे अपन उसकी संविधान के निर्माण और समय के बारे में बात करेंगे, उसकी प्रस्तावना के बारे में बात करेंगे और जो संविधान है उसमें मुख्य रूप से क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, उनके हिसाब से अपन विशेषताओं से पूर्व ये चीज़ें पढ़ेंगे आज। तो इसमें सबसे पहले अपन यूँ कह सकते हैं कि यदि हम हमारे संविधान के बारे में बात करें तो हमारे देश की ऐतिहासिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक जो परिस्थितियां हैं, इन सबको ध्यान में रखकर संविधान निर्माताओं ने एक तरह से जनता के चुने हुए प्रतिनिधि वो थे, जनता से चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा ये अपने विशेष शिक्षाविदों द्वारा ऐसे मान लीजिए संविधान का निर्माण हुआ। तो उसके अंदर हमारे देश की ऐतिहासिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए हमारे संविधान का निर्माण किया गया। इस संविधान को बनने में, लागू होने में, तैयार होने में 2 वर्ष 11 मास 18 दिन का समय लगा था। प्यारे बालकों, संविधान निर्माण में 2 वर्ष 11 मास 18 दिन का समय लगा था। अब अपन इसमें आगे चलते हैं कि संविधान की विशेषताओं से पहले अपन इस संविधान की एक प्रस्तावना होती है। आपकी पुस्तक के पीछे भी ये चीज़ स्पष्ट रूप से लिखी हुई है, इसको अपन थोड़ा सा जान लें इसमें प्रस्तावना के बारे में, और फिर प्रस्तावना के बाद में इसमें शामिल कुछ चीज़ों के बारे में पढ़ें। सबसे पहले देखिए, इसमें लिखा है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति के गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज दिनांक, यानी उस समय जो दिनांक थी वो थी 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। यह हमारे संविधान की एक प्रस्तावना है। इस पर मुख्य रूप से अपन ये कह सकते हैं कि जो ये संविधान की विशेषता है, इसके अंदर 3 चीज़ें शामिल की गई हैं। देखिए, इसमें मौलिक उद्देश्यों, लक्ष्यों और आदर्शों को शामिल किया गया है। यानी अपने संविधान में मौलिक लक्ष्यों, उद्देश्यों और आदर्शों को शामिल किया गया है। डॉक्टर के.एम. मुंशी के अनुसार देखिए आप, संविधान को इन्होंने एक राजनीतिक कुंडली माना है। क्या माना है? स्पष्ट रूप से अपन कहना चाहें तो ये कह सकते हैं कि के.एम. मुंशी ने इसको एक राजनीतिक कुंडली के रूप में देखा है और उन्होंने 3 भागों में इसको बांटा है। देखिए, सबसे पहले दिया है प्रस्तावना का घोषणात्मक भाव। देखिए, हम भारत के लोग जहाँ लिखा हुआ है उससे ही यह है पता पड़ जाता है कि संप्रभुता किसमें निहित है? जनता में, अर्थात जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा। हम भारत के लोग का मतलब यह है कि हमारे यहाँ सत्ता में जनता के चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं और सारे संविधान निर्माता भी एक तरह से अपन कह सकते हैं कि जनता के व्यक्ति ही थे। इसके अलावा अपन कह सकते हैं कि इसको अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित, यानी स्वेच्छा से इस संविधान को अपने ही लोगों ने अपनी सहमति से अपने ऐतिहासिक, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक जो पहलू थे उनको ध्यान में रखते हुए संविधान का निर्माण किया गया। तो इससे ये साबित होता है कि जनता ने स्वेच्छा से इसको अंगीकृत किया, अधिनियमित, आत्मार्पित यानी स्वीकार किया। तो ये तो था इस प्रस्तावना का एक तरह से घोषणात्मक भाव। नंबर 2, उद्देश्य भाव।
उद्देश्य भाग जो है इसमें पहला है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। देखिए पहला जो बिंदु दिया गया है इसमें मुख्य रूप से संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब ये है कि चाहे वो आंतरिक स्वतंत्रता हो चाहे बाहरी स्वतंत्रता हो, यानी अपने देश के अंदर की स्वतंत्रता हो या विदेशों में संबंधी कोई कार्य हो, उन सब में भारत अपने आप में पूर्ण स्वतंत्र है, किसी के दबाव की कोई गुंजाइश नहीं है। अर्थात संविधान के अनुसार हम अपने आप में पूर्ण स्वतंत्र हैं, हम हमारे फैसले ले सकते हैं, अर्थात संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न हैं। नंबर 2 इसमें अपन कह सकते हैं समाजवाद। नंबर 2 में समाजवाद कह सकते हैं। अब ये जो बिंदु है समाजवाद, देखिए हमारे देश में कमजोर और पिछड़े वर्ग जो हैं उनके उत्थान के लिए संविधान के अनुसार हमने एक मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया है, ताकि कमजोर और पिछड़ा तबका जो है उसका उत्थान हो सके और वो सबके साथ मिलकर अपना स्थान अच्छे पायदान पर बनाने यानी अपना विकास करने में सक्षम हो सके। इसके अलावा तीसरा बिंदु इसमें उद्देश्य इसका जो है वो है पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष। अब देखिए आप पंथ निरपेक्ष जो शब्द है उसका मतलब ये है कि आप इसको धर्म का प्रचार नहीं करता है। अपना संविधान किसी भी व्यक्ति को किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता प्रदान करता है, न तो ये कहता है कि कट्टरवाद जिसको कह सकते हैं किसी धर्म विशेष के लिए नहीं है। अपना संविधान व्यक्ति को पूर्ण स्वतंत्रता है कि वो अपने आचरण से किसी भी धर्म को अपनाए, उसके प्रचार प्रसार के लिए वो कार्य करे, पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। लेकिन किसी के ऊपर अपना भारतीय जो संविधान है वो ये दबाव नहीं डालता है कि अमुक व्यक्ति किस धर्म को अपनाएगा, अर्थात व्यक्ति पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, लोकतंत्रात्मक। चौथा बिंदु अपन कह सकते हैं जिसको लोक तंत्रात्मक। देखिए अपन यूं कहें एक तरह से कि जनता खुद ही इसमें, लोकतंत्रात्मक का मतलब है कि जनता द्वारा यदि कोई चुनाव है वो शासन कर रहा है तो जनता ही है, अर्थात जनता सर्वोपरि है। इसमें लोकतंत्रात्मक का मतलब यही है कि हमारा देश लोकतंत्रात्मक प्रणाली को अपना रखी है इसमें, क्योंकि यहाँ पे संसद है जिसमें व्यक्ति चुने हुए प्रतिनिधि जनता के जाके बैठते हैं, तो ये एक लोकतंत्रात्मक व्यवस्था है। इसके अलावा गणराज्य शब्द इसी से जुड़ा हुआ है, इसको अलग बिंदु देख रहे हैं अपन। गणराज्य, प्यारे बालकों, जो गणराज्य शब्द है उसमें अपन यूं कह सकते हैं कि यहाँ अपन ने संसद का रूप जो लोकसभा और राज्यसभा उसमें शामिल है, इसमें एक विशेष चीज है कि इसका जो अध्यक्ष होता है, लोकतंत्रात्मक गणराज्य का जो अध्यक्ष है अपने भारत का, वो अन्य कई देशों के समान वंशानुगत नहीं है कि एक बार राष्ट्रपति कोई बन गए तो वंशानुगत उसी का आगे बनेगा, ऐसा नहीं है। अर्थात अपन यूँ कह सकते हैं कि यहाँ चुना हुआ प्रतिनिधि ही राष्ट्रपति बनता है, वंशानुगत नहीं होता है, चाहे वो अप्रत्यक्ष रूप से अर्थात जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा वोटिंग करके बनाया जाता हो, अर्थात वो अप्रत्यक्ष रूप से जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि ही होता है, वंशानुगत नहीं होता है। तो ये इसमें उद्देश्य भाग के मुंशी ने बताए हैं, जिसमें संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, दूसरा है समाजवाद, तीसरा है पंथ निरपेक्ष, चौथा है लोकतंत्रात्मक और पांचवा गणराज्य। अब अपन देखते हैं विवरणात्मक जो भाग है उसके अंदर देखिए सबसे पहले तो अपन यूं कहें कि सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय पहला बिंदु अगर अपन लें इसका, तो इसमें कह सकते हैं सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक न्याय। देखिए इसमें तीन चीजें दी गई है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। अब अपन यूं कह सकते हैं कि सामाजिक का मतलब समाज में रहने वाले सबको समानता का दर्जा दिया गया है इसके अंदर,
इसके अलावा आर्थिक के रूप में अपन कहना चाहें तो नीति निर्देशक तत्व भाग संख्या 4 में जो दिए गए हैं संविधान में, वो इसके लिए अपन कह सकते हैं। और राजनीतिक न्याय जो कहा गया है उसमें अपन यूँ भी कह सकते हैं कि राजनीतिक न्याय में जैसे वयस्क मताधिकार का प्रयोग करके अपन जो प्रतिनिधि चुनते हैं या सत्ता चुनते हैं, तो वो एक राजनीतिक न्याय में भी शामिल किया जा सकता है। अर्थात 3 चीज़ें दी गई, समानता, नीति निर्देशक तत्व, वयस्क मताधिकार, तो तीनों चीज़ें हो गई यहाँ पे। इसके बाद देखिए स्वतंत्रता और समानता दूसरी चीज, ये इसके विवरणात्मक भाग में है। स्वतंत्रता और समानता, देखिए अपने संविधान में सभी को, प्रत्येक नागरिक को अपने विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, इसके अलावा उपासना, इन सब की पूर्ण स्वतंत्रता है। अर्थात सभी नागरिक अपने विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, उपासना आदि के लिए पूर्ण स्वतंत्र हैं। स्वतंत्रता के अनुसार वो अपने विचार, अभिव्यक्ति एक निश्चित दायरे में रहते हुए अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए कर सकते हैं। इसके अलावा समानता, प्रत्येक नागरिक को समान माना गया है। इसका मतलब हर नागरिक को अपने विकास के लिए समान अवसर उपलब्ध कराए जाते हैं। नंबर 3, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता। नंबर 3, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता। प्यारे बालकों, हमारे संविधान की प्रस्तावना में पहले लिखा हुआ है कि व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए, यानी हम सब मिलकर हमारे देश में एक ऐसा संविधान हमें प्राप्त हुआ है जो पूरे विश्व में लिखित और बड़ा संविधान मिला है हमें। उसमें पूर्ण रूप से कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा बनी रहेगी और अपने देश यानी राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए हमेशा विश्व बंधुत्व की भावना पर आधारित अपन लक्ष्य प्राप्ति में हमेशा तत्पर रहेंगे। तो यह हमारे संविधान की विशेषताओं को पढ़ने से पहले अपन ने इसकी प्रारंभिक जानकारी पढ़ी है। इसके बाद अगले टॉपिक में अपन इसकी विशेषताएं पढ़ेंगे। सबसे पहले अपन ने देखा कि जो संविधान का निर्माण हुआ वो अपने देश की परिस्थितियों के अनुसार हुआ, उसमें सारी परिस्थितियां शामिल थी। इसके बाद में संविधान की प्रस्तावना, जो पूरी प्रस्तावना जो है उसमें सारी चीज़ें शामिल हैं। घोषणात्मक भाग भी है, उद्देश्य भाग भी है, विवरणात्मक भाग भी है। ये तीनों भागों में एक तरह से डॉक्टर के मुंशी ने ये कहा कि ये एक राजनीतिक कुंडली है और राजनीतिक कुंडली में ये चीज़ें बताएगी कि जैसे संप्रभुता जनता में निहित होती है। उद्देश्य के अंदर स्पष्ट लिखा हुआ है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, समाजवाद है, पंथ निरपेक्ष है, लोकतंत्रात्मक है, गणराज्य है। ये सारी चीज़ें प्रस्तावना में आ गई, यही विशेषताओं में आएंगी। अर्थात इसको स्पष्ट तो प्रस्तावना में ही कर दिया गया। एक 42वें संशोधन के अनुसार इसमें जो शब्द जोड़े गए थे पंथ निरपेक्ष और समाजवाद, ये जरूर बाद में इम्प्लीमेंट किए गए। 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा पंथ निरपेक्ष और समाजवाद शब्द बाद में जोड़े गए। देखिए विवरणात्मक भाग में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, स्वतंत्रता और समानता, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता। धन्यवाद।